सभी साथियों को मेरा नमस्कार। पिछले 2-3 दिन से हम चर्चा कर रहे हैं जो हमारी आगामी भर्ती है उसमें जो नियम है उनके अंतर्गत किस तरह से भर्ती प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाएगा। आज मैं उसी ही नियमावली के उन अंश को लेकर के आपके सामने प्रस्तुत हूं जिसके बारे में आपको जानना बहुत ज़रूरी भी है, क्योंकि आप जो देख पा रहे हैं लगभग 2400-2500 ये फॉर्म्स आए हैं। इसमें कुछ अहम कड़ियाँ ऐसी हैं जिनके बारे में आप फिलहाल अखबारों में पढ़ते होंगे, जैसे वो शिक्षा मित्रों का मतलब हो या वो तात्पर्य हो सेवारत अध्यापकों का, जिनकी आजकल अखबार में प्राथमिक अध्यापक भर्ती के संबंध में चर्चा भी होती है। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि लगभग जितने 2400 या 2500 फॉर्म जो अधिकतम एक जनपद में आप देख पा रहे हैं, इसमें कितने ऐसे फॉर्म होंगे जो इस तरह से भरे गए हैं जो जिनकी संभावना या जो निरस्त होने की स्थिति में है। सर्वप्रथम ये शिक्षा मित्र में जो अब आप देखते हैं नियमावली में यह इंगित किया गया है कि उनको एक वेटेज या भारांक मिलेगा। हालांकि उनकी संख्या 100 या 150 से ऊपर नहीं होती है आमतौर पर, क्योंकि वो अध्यापक है जो कई वर्षों से प्राथमिक अध्यापक में एक शिक्षा मित्र के तौर पर लगे हुए हैं, और रूल के मुताबिक ये पक्के तब ही हो सकते हैं परमानेंटली, क्योंकि ये प्रथम जो बेसिक सैलरी होती है उसी पर निर्भर रहते हैं, इनका इंक्रीमेंट नहीं लगता। इनको पक्का होने के लिए टीईटी में पास होना अनिवार्य है, और टीईटी पास करने के बाद, क्योंकि ये बहुत पुराने जमाने के हैं, उस वजह से इनकी मेरिट लो हो जाती है, तो इस वजह से इनको वेटेज दिया जाता है। और टीईटी पास होने के बाद इनको प्रतीक्षा करनी पड़ती है आने वाली अगली भर्ती की, यानी जो वर्तमान में चल रही है। तो ये 100 या 150 के आसपास ऐसे अध्यापक भी होते हैं जिन्होंने टीईटी पास कर लिया होता है, वो भी इस भर्ती प्रक्रिया में सम्मिलित होते हैं, उनके द्वारा भी इसमें आवेदन किया गया होता है। डमी फॉर्म्स की अगर हम बात करें तो आपको मालूम है कि बहुत से फॉर्म्स ऐसे हैं जो रिजेक्ट हो सकते हैं। जैसे हमने सुना भी है कि इसमें बहुत से एनआईओएस अभ्यर्थियों ने इस उम्मीद में कि सुप्रीम कोर्ट या किसी भी तरह से उनके पक्ष में निर्णय आ जाए और कल को वो इस आधारहीन ना हो जाए कि उन्होंने आवेदन ही नहीं किया, तो उस संबंध में उन लोगों ने भी उसमें आवेदन किया है, जिसमें फिलहाल कोई सुप्रीम कोर्ट या अन्य जगह से कोई ऐसी खबर नहीं है कि उनको अवसर मिलेगा। तो निश्चित तौर पर एनआईएस डीएलएड के अभ्यर्थियों द्वारा यदि इसमें आवेदन किया गया है तो वो उसमें काउंट नहीं होगा। उसके अलावा आपने बीएड ब्रिज कोर्स का मामला भी देखा जो हाई कोर्ट में था। हालांकि उसके ऊपर मैं ज्यादा चर्चा नहीं करता हूँ, क्योंकि वो 11 अगस्त का जो सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है उसके अंतर्गत बीएड अभ्यर्थियों को शामिल इसमें किया ही नहीं जा सकता। हालांकि ब्रिज कोर्स को लेकर उनका अपना एक मान्यता है कि इसको डीएलएड के समकक्ष उत्तराखंड राज्य ने किया था, या बीएड का ब्रिज कोर्स करने के उपरांत वो डीएलएड के समकक्ष योग्यता रखते थे। पूर्व में ऐसा होता था, जिसको लेकर वो हाईकोर्ट भी गए हुए हैं। हालांकि वो मामला हाईकोर्ट में अभी चल रहा है, तो फिलहाल स्थिति तो ये है कि वो बीएड इसमें सम्मिलित नहीं होगा। कुछ और हो जाए तो बात अलग है, जिसकी चांस कम है, लेकिन मामला न्यायालय में है तो हमारी टिप्पणी करना उस पर उचित नहीं होता है। किंतु फिलहाल वो भी अभी इस भर्ती प्रक्रिया में वो फॉर्म्स अभी एलिजिबल नहीं कहे जा सकते। अब जो सबसे बड़ा प्रकरण है वो यह है कि इसमें सेवारत अध्यापक जो पूर्व में विद्यालयों में पढ़ा रहे हैं, उनको नियमावली के जो अंतिम कॉलम है जिसमें विशेष तौर पर जो संशोधन किए गए थे, आपको मालूम है विषयवार जो प्रक्रिया होती है उसमें कोई संशोधन नहीं किया गया, वो पूर्ववत है, यानी यथावत रहेगी ही जो 40-40-20 थी। किंतु जो बेसिक परिवर्तन किया गया वो ये किया गया कि पूर्व भर्ती में बीएड अभ्यर्थियों को सम्मिलित किया गया था, तो संशोधन करके बीएड अभ्यर्थियों को उसमें से हटा दिया गया। शिक्षा मित्रों का मामला वही का वही है, और प्रोन्नति के लिए यानी प्रमोशन के लिए जो ईयर्स वर्ष की एक लिमिट थी उसको भी कम किया गया। किंतु जो अंतिम कॉलम उसमें महत्वपूर्ण है, उसमें यह था कि सेवारत अध्यापक नए आवेदन के लिए प्रतिबंधित हैं। तो जब इसमें संशोधन किया गया तो इस लाइन को हटा दिया गया, यानी कि अगर आप ये लाइन हटा देते हैं कि सेवारत अध्यापक नए आवेदन करने के लिए अर्ह नहीं है और इसको विलोपित कर देंगे, तो इसका तात्पर्य हो जाता है कि जो सेवारत अध्यापक है वो इस भर्ती प्रक्रिया में सम्मिलित होने के लिए अर्ह यानी वैलिड हो गए हैं। इस आधार पर उनके द्वारा आवेदन किया गया, जिनकी संख्या लगभग 300 है। अब जो मामला है जो आपने न्यूज़पेपर में भी पढ़ा है कि उनको विभागीय स्तर से एनओसी प्राप्त नहीं हो रही है। एनओसी प्रत्येक जनपद के डीओ देते हैं। जैसा आपको पता है कि नियमावली में यह भी साफ बताया गया है कि भर्ती प्रक्रिया के जो संपूर्ण उत्तरदायित्व होता है वो जिले स्तर पर होता है, और भर्ती जिला कैडर पर ही होती है। यदि कोई अभ्यर्थी किसी जिले में जॉब करता है तो वो जिले के अंदर ही ट्रांसफर ले सकता है। उसका एक जिले से दूसरे जिले में जाना बहुत मुश्किल हो जाता है। यदि वो अपने जिले से दूसरे जिले में ट्रांसफर लेता है तो उसकी सीनियरिटी और सब कुछ दांव पर रख जाता है। हालांकि ये विषय प्राथमिक अध्यापक भर्ती से अभी नहीं जुड़ा है। जब आप इसमें सम्मिलित हो जाओगे एज ए अध्यापक तो आपको ये प्रकरण पूरा समझ में आ जाएगा। फिलहाल तो ये जानना जरूरी है कि क्या सेवारत अध्यापक इसमें सम्मिलित होंगे, क्योंकि नियमावली में तो उन पर लगे प्रतिबंध को विलोपित कर दिया गया है, यानी कि उनके लिए अवसर को खोल दिया गया है।
लेकिन चूंकि विभाग इतने अधिक अध्यापकों को एनओसी किस तरह से देगा, क्योंकि पिछली बार जब भर्ती आई थी उसमें बेसिकली जो आज की हाई डिमांडेड जनपद है जिसमें उधम सिंह नगर है, जहां पिछली बार जब विज्ञापन निकला था तो बैकलॉग का निकला था लगभग 80 पदों के लिए, जिसमें सामान्य कैटेगरी के अभ्यर्थियों के लिए विज्ञापन नहीं निकला था। नैनीताल जिले में भी यही स्थिति थी कि वहां किसी के लिए भी कोई पद नहीं निकला था। तो अधिकतर उधम सिंह नगर नैनीताल के जो अभ्यर्थी थे उन्होंने तब अल्मोड़ा जनपद में ही ज्वाइनिंग प्राप्त करी थी, किंतु आज स्थिति उसके उलट है। नियमावली में अवसर भी मिला है और साथ ही जो जनपद पसंदीदा था वहां 309 पद हैं, जिस कारण उत्सुकता भी बन जाती है। और उस पर क्योंकि पिछली बार उनके साथ अपने गृह जनपद से उनको वंचित कर दिया गया था, क्योंकि उनके जनपद में पद ही नहीं निकाले गए, चाहे मेरिट कितनी भी हाई हो, लेकिन वो उससे विमुख हो गए थे। यही स्थिति लगभग हरिद्वार की भी है कि जब अंतिम बार विज्ञापन निकला था 9 नवंबर 2021 को, तो उस दिन प्रत्येक जनपद के अलग अलग विज्ञापन निकले थे और उन जनपद में उधम सिंह नगर के साथ हरिद्वार और देहरादून भी वो जनपद थे जहां पर विज्ञापन नहीं निकले थे। नीचे प्लेन के दोनों हरिद्वार और उधम सिंह नगर, उसके साथ ही नैनीताल और देहरादून वो जनपद थे जहां पिछले विज्ञापन में कोई भी पद नहीं निकला था। तो यही स्थिति जो उधम सिंह नगर के अभ्यर्थियों की है वहां भी रही। वहां अधिकतम अभ्यर्थियों द्वारा, अब चूंकि पौड़ी डाइट में भी पद निकले थे किंतु वहां पहले बैकलॉग के पद भरे गए, जिस कारण जब भर्ती पर स्टे लगाया गया हाईकोर्ट के द्वारा, तो पौड़ी जनपद में भी सामान्य कैटेगरी के पदों को नहीं भरा जा सका। अब जिस कारण अधिकतर जो अभ्यर्थी थे डीएलएड किए हुए वो हरिद्वार, देहरादून इन जनपद में पद ना होने के कारण टिहरी जनपद में उनकी संख्या बढ़ गई थी। लगभग 432 पद पिछली बार अल्मोड़ा जनपद में निकले थे, जिसमें सर्वाधिक अध्यापक उसमें प्रतिभाग करके गए थे, जिसमें लगभग 300 से अधिक अध्यापकों के पद अल्मोड़ा जनपद में ही भरे गए, जो शायद जैसा मैं मानता हूँ या मेरा जो अनुमान है कि इससे पूर्व किसी भी भर्ती में अल्मोड़ा जनपद में इतने अधिक पद नहीं भरे गए थे। उसकी वजह मैंने आपको बताई, क्योंकि उधम सिंह नगर और नैनीताल जनपद में तब पद नहीं आए थे। अब ये मामला एनओसी का मामला, क्योंकि विभागीय स्तर पर है, एनओसी देना या ना देना एक विवेकाधिकार जैसा ही होता है जिसमें जनपद के ऊपर निर्भर करता है, किंतु मामला न्याय नियमावली से भी जुड़ा है। नियमावली अवसर देती है और अब उसमें यदि कोई अवरोध उत्पन्न होता है या अभ्यर्थी जो पिछली बार विमुख हो गए थे अपने जनपद से, उनको एक आस लगती है, तो वो क्या प्रतिक्रिया देते हैं ये तो आगामी समय ही बताएगा, क्योंकि ये सारे अध्यापक वर्तमान में अपने अपने विद्यालयों में कार्यरत भी हैं। अब ऐसी स्थिति में इनके लगभग 300 फॉर्म्स इसमें अभी सम्मिलित हैं। मेरा जो अनुमान है बेसिकली 300 या 350 फॉर्म्स इनमें ऐसे भी हैं जो सेवारत अध्यापकों के द्वारा अप्लाई किए गए हैं। यदि इन अध्यापकों को इसमें प्रवेश मिलता है, क्योंकि वो भी डाइट डीएलएड के ही अभ्यर्थी हैं, तो उनकी मेरिट भी विशेष तौर पर आमतौर पर ज्यादा अच्छी है। हालांकि अगर डाइट डीएलएड के कंपटीशन की बात करें तो ये अभ्यर्थी उस समय पर 76,000 बच्चों में से चुन करके आए थे, 650 अभ्यर्थी। तब गुणांक उनके अच्छे थे, मेरिट उनकी तब बहुत अच्छी थी। तो यदि इनको सम्मिलित किया जाता है तो निश्चित तौर पर मेरिट पर तो प्रभाव पड़ेगा ही पड़ेगा। साथ में ही यदि सम्मिलित नहीं किया जाता है तो आप ये मान के चलिएगा कि ये 300 या 350 या 400 में एग्जैक्ट मुझे डाटा नहीं पता है, जो अनुमानित है, इन अभ्यर्थियों को इसमें प्रवेश करने का आवेदन कर दिया गया है। लेकिन नौकरी यदि एनओसी नहीं मिलती है तो ये पद भी रिक्त होने की संभावना बनी रहेगी। कुल मिलाकर अगर पूरी टिप्पणी में इस पर कर दूं तो 2400 में से ऐसे 600 या 700 या ज्यादातर 800 लगभग ऐसे पद हो सकते हैं जो निरस्त हो जाए, यानी 2400 में से 1700 या 1800 जो मैं मान के चल रहा हूँ, इतने ही पद इसमें भरे जाएंगे। तो क्योंकि अंतिम में मेरी एक ही लाइन जो बार बार होती है कि आवेदन ज्यादा नहीं है, रिक्त पद उसके सापेक्ष बहुत अधिक है, तो ऐसे में प्रत्येक अभ्यर्थी को इससे बिल्कुल भी नहीं घबराना कि उसका नंबर आएगा या नहीं आएगा। निश्चित तौर पर यहाँ प्रत्येक अभ्यर्थी की जॉब लगेगी। उल्टा जो आंकड़े बताते हैं वो तो ये कहते हैं कि बहुत से पद रिक्त भी रह जाएंगे, यानी कि उन पदों पर अभ्यर्थी ही नहीं मिलेंगे। अब क्योंकि आपका मामला अपने पसंदीदा गृह जनपद का है, जो विशेष तौर पर हरिद्वार और उधम सिंह नगर का है, हालांकि जिसके अनुमानित कट ऑफ मैंने इससे पूर्व की वीडियोस में आपके लिए बना करके रख दी थी, किंतु फिलहाल जो प्रकरण इस समय वर्तमान में चल रहे हैं, जो आप स्वयं भी अखबार में पढ़ते हैं, अब सेवारत अध्यापकों का जो मामला था जिसके बारे में आप जानते नहीं थे, उसके संबंध में भी मैंने आपको बताया, उनकी विशेष परिस्थितियों के बारे में आपको बताया कि आखिर क्यों एक बड़ी संख्या एक जनपद में इकट्ठा हो गई और इस बार ऐसा क्या हुआ जो पिछली बार नहीं हुआ था, और नियमावली में वो कौन से क्लॉज थे जिसके कारण ये चीजें या इस तरह की परिस्थितियां बनी हैं। हालांकि अवसर की समानता है, न्यायालय सबके लिए खुला रहता है। मैं खुद ये उम्मीद करता हूँ कि न्याय सबके साथ हो, किंतु ये भर्ती जो एक बेरोजगारों के लिए खुली है, जिसमें बेरोजगार बड़े उम्मीद लगाए बैठे हैं, उनको बड़ा इसका इंतजार है और हर किसी बेरोजगार को बड़ा इंतजार रहता है कि वो तुरंत नौकरी पर जाएं, वो सब्र नहीं कर पाते हैं। मैं उनकी परिस्थितियों को समझ सकता हूं, तो मैं भी ऐसी आशा करूंगा कि इन अभ्यर्थियों को तुरंत नौकरी मिले
और साथ ही साथ किसी भी तरह का व्यवधान या कोर्ट के माध्यम से किसी भी तरह की स्टे वाली प्रक्रिया को इसमें ना अपनाया जाए, ये मेरा मानना है। और प्रत्येक बेरोजगार जिसकी आंखें टकटकी लगा के अपनी नौकरी को देख रही हैं, वो निश्चित तौर पर नहीं चाहेंगे कि हाई कोर्ट में कोई इस तरह की भर्ती को लेकर के जाए। पर किंतु ये भी ध्यान देने वाली बात है कि न्याय सबके लिए होता है, और यदि कोई भी इस न्याय से चूकता है तो वो न्यायालय की शरण में ही जाता है। ऐसे में हम नहीं चाहते भर्ती तय समय पर ही हो, यदि अति शीघ्र हो, इन अभ्यर्थियों का इंतजार ज्यादा लंबा ना हो, और यदि पद पर्याप्त हैं तो मेरी ये भी उम्मीद रहती है कि सभी को अवसर मिल जाए, किसी भी तरह का कोई समस्या ना हो। यदि सेवारत अध्यापक भी इसमें सम्मिलित होते हैं तो उससे भी मेरिट निश्चित तौर पर हो सकता है कुछ प्रभाव पड़े, किंतु वो उस दौर में वो भी अपने जनपद में क्योंकि नहीं निकले थे, पद तो विमुख हो गए थे, उनके लिए भी समानता के अवसर वहां पर खुल जाए, ये ऐसा मेरा मानना है। अब क्योंकि मामला विभागीय है, वही इस पर कार्य कर सकता है, और यदि न्यायिक है तो वो भर्ती प्रक्रिया को प्रभावित किए बिना सबके लिए एक अवसर खोले। तो ऐसी मैं आशा करता हूँ और उम्मीद करता हूँ, और अंत में आपको सभी को फिर से मैं शुभकामनाएं देता हूँ, बधाई देता हूँ कि अतिशीघ्र ये भर्ती पूरी हो, और आप सभी जो लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं, इस इंतजार को अब खत्म किया जाए। धन्यवाद।